हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेडिस क्लासेस। होप यू ऑल आर सेफ एट होम। हम लोग फिजिक्स का मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड सीख रहे थे। तो सबसे पहले यहाँ पर जो हम लोगों ने बेसिक चीज़ों से डील कर लिया है, लास्ट में हम लोगों ने कुछ इस डायग्राम के ऊपर भी वर्क कर लिया था, थोड़ा बहुत डायग्राम के ऊपर वर्क किया था। आगे हम लोग यहाँ पे इस वाले पार्ट में इसके अंदर लगने वाला, जैसे हम लोग ने स्टार्ट टॉपिक ही यूज़ किया था सरफेस टेंशन, तो यहाँ पे एग्जैक्टली व्हाट डू यू मीन बाय सरफेस टेंशन, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे सीखने वाले। और इसमें क्या सीखेंगे कि सरफेस टेंशन किस किस वाटर मॉलिक्यूल पर किस किस तरह से एक्ट करता है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपका सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ पार्ट है वो है सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या देखना है, यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को देखना है ये डायग्राम। ये डायग्राम तो हम लोग पिछले 2-3 डायग्राम्स में भी देखते आ रहे हुए थे, लास्ट लेक्चर में वो सब देखा हुआ है। तो चलिए आते हैं हम लोग इस डायग्राम के एक्चुअल पोजीशन पर। तो मैं आप लोगों को बता दूं यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है वो आपका एक्स पॉइंट दिया हुआ है, ये आपका वाई पॉइंट है, ये आपका एक्स डैश है और ये आपका वाई डैश है। ओके, तो यहाँ तक आप लोगों को एक्स डैश वाई डैश मिल गया। तो सिंपल है, हम लोगों को करना कुछ नहीं है। थोड़ा सा क्या करेंगे यहाँ पे कि इस डायग्राम पे आप लोग थोड़ा सा और अच्छे से ध्यान देना। हम लोग एक एक मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे स्टडी करने वाले हैं, तो थोड़ा देखना, अच्छे से ध्यान देना यहाँ पे क्या होने जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग इस डायग्राम पे वर्क करेंगे। तो देखो अच्छे से, इस डायग्राम में आप लोग देख सकते हो कि ये डायग्राम में जैसे मैंने बोला, ये आपका वाई डैश है, ये आपका वाई है, ये आपका एक्स और ये आपका एक्स डैश है। तो सबसे पहले हम लोग इस ए मॉलिक्यूल पर वर्क करेंगे, ए, ये बी और ये एक सी। आप लोग इस मॉलिक्यूल पर अगर अच्छे से ध्यान दोगे, अगर इस मॉलिक्यूल के ऊपर अच्छे से ध्यान दोगे, तो सबसे पहले उसने अपने रेंजेस को दिखाया हुआ है, यहाँ पर रेंजेस एंड ऑल दिया है। पर हम लोग को स्टडी क्या करना है, यहाँ पे रेंजेस के बारे में उसने दिखाया हुआ है। ये मॉलिक्यूल पूरा का पूरा पानी के अंदर है। ये जो मॉलिक्यूल है वो पूरा का पूरा पानी के अंदर है। इस मॉलिक्यूल में सबसे पहले लिक्विड के सबसे अंदर है, तो सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, एज द मॉलिक्यूल ए इज डीप इनसाइड द लिक्विड। तो उसका स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस जो होगा वो भी कहाँ पर बनेगा, स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी उस पानी के अंदर ही बनेगा ना, क्योंकि ये बस एक मॉलिक्यूल है यहाँ पे। ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 5, देयर कुड बी 5-6 मॉलिक्यूल्स और मोर मॉलिक्यूल्स हियर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एज आई सेड, दिस ए मॉलिक्यूल इज टोटली इमर्स्ड इन दिस लिक्विड। ये पूरा का पूरा इस लिक्विड के अंदर है ये मॉलिक्यूल, क्योंकि लिक्विड मॉलिक्यूल है। और यहाँ पे कौन सा फोर्स लग रहा है अंदर, जो इसका और इसके ऊपर लगने वाला फोर्स कैसा होगा, इट विल बी कोहेसिव फोर्स। यहाँ पर कौन सा फोर्स लगेगा, कोहेसिव फोर्स यहाँ पर अप्लाई होगा। तो सबसे पहले ए मॉलिक्यूल जो है क्या, इट इज डीप इनसाइड द लिक्विड, इट्स स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज आल्सो कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड। इस वजह से इसके ऊपर अब ये वाला फोर्स भी क्या हो जाएगा, इसमें सबसे पहले आप लोगों को बता देता हूं कि इसके ऊपर जो कोहेसिव फोर्स है, जो कोहेसिव फोर्स है वो यहाँ पर 0 होगा। यहाँ का जो कोहेसिव फोर्स होगा वो 0 होगा। उसका रीजन आप लोग सुनो, यहाँ पे क्या है, एक्चुअल रीजन क्या है। सबसे पहले ये एक मॉलिक्यूल है, 2 3 4 5 6, मोर देन 6, यहाँ पे कितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो दूसरे मॉलिक्यूल्स भी इसके ऊपर क्या अप्लाई करेंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स रहेगा। तो समझो ये वाला हमारा एक्चुअल मॉलिक्यूल, ये दूसरे मॉलिक्यूल्स भी इसके ऊपर किसी ना किसी तरह का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं। तो ये इससे अप्लाई करेगा तो ये इसकी तरफ आएगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा तो इसकी तरफ चला जाएगा। तो ऐसे ही यहाँ पर जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो इसके ऊपर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाएगा। किस बेसिस का, कोहेसिव फोर्स का लगाएगा। और कोहेसिव फोर्स लगाने की वजह से वो जो मॉलिक्यूल है वो अपनी जगह छोड़ेगा ही नहीं। यहाँ पर क्या होगा, वो जगह अपनी छोड़ेगा ही नहीं। वो वाला गेम देखा है कभी, एक आदमी यहाँ पर खड़ा होता है और 4-5 आदमी उसको अलग अलग डायरेक्शन से खींचते हुए रहते हैं। अगर खींचते रहेंगे तो क्या वो आदमी वहीं पर रह जाता है, हिलता नहीं है वहां से। एग्जैक्टली इस मॉलिक्यूल के साथ भी यही चीज हो रही है, नथिंग इज हैपनिंग बट क्या, वो मॉलिक्यूल वहां के वहां ही है। इसके लिए इसके ऊपर का जो नेट कोहेसिव फोर्स रहेगा जो इस पे वर्क कर रहा है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, या निल या फिर
नेग्लिजिबल हो जाएगा, इसके ऊपर का जो फोर्स होगा वो नेग्लिजिबल हो जाएगा, क्योंकि दूसरे मॉलिक्यूल्स भी उसके ऊपर अपना इन्फ्लुएंस डाल रहे हैं। देयरफॉर as a result molecule A is acted upon by equal cohesive force, by equal cohesive force, इसके ऊपर जो लगने वाला फोर्स है इन पे इक्वल है in all direction, thus the net cohesive force acting on the molecule A is, A पर एक्ट होने वाला जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा आपका जीरो हो जाएगा। अच्छे से ध्यान देना, यहाँ पर ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है, बस इतना है कि आपके टेक्स्ट बुक ने इसको बहुत ज्यादा वास्ट कंटेंट बना के दिया हुआ है, एक्चुअल कंटेंट यही पार्ट है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी अच्छे से समझना होगा। तो ये तो हो गई ए पॉइंट की बात, चलिए बी पॉइंट पे वर्क करते। तो सबसे पहले अगर मैं बी पॉइंट की बात करूंगा तो देखते हैं हमारा दूसरा डायग्राम क्या बोलते हैं, लेट अस सी फर्दर। तो आपका जो दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ है ये वाला पार्ट। तो यहाँ पे देखो मॉलिक्यूल बी की बात कर रहे हैं हम लोग अभी, अब हम लोग बात करने वाले ये वाले मॉलिक्यूल की, दिख रहा है ये बी मॉलिक्यूल, इस बी वाले मॉलिक्यूल को अच्छे से देख लो, हम लोग इसके ऊपर वर्क करने वाले। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल था अब नीचे था सबसे ज्यादा, तो इधर का कोहेसिव फोर्स तो आप लोग को मिल गया था, क्या आया था कोहेसिव फोर्स, यहाँ का 0 आया था। बट अच्छे से देखोगे यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल है और ऊपर जो मॉलिक्यूल है वो एयर मॉलिक्यूल है, मतलब इसके अंदर जो फोर्स लगेगा वो तो आपका कोहेसिव फोर्स होगा, वो कुछ टाइप का फोर्स होगा कोहेसिव। बट ऊपर देखोगे यहाँ पे कौन सा मॉलिक्यूल्स है, यहाँ पे एयर मॉलिक्यूल्स है, मतलब यहाँ पे कौन सी तरह का फोर्स लगेगा, यहाँ पे एडेसिव फोर्स लगेगा, यहाँ पे एडेसिव फोर्स यहाँ पर वर्क करेगा। ओके, पर अच्छे से देख सकते हो आप लोग कि ऊपर जो एरिया एयर का है वो बहुत ज्यादा कम एरिया, ये जो एरिया इतना दिया हुआ है वो बहुत ज्यादा कम है एज कंपेयर टू लिक्विड एरिया। लिक्विड में जो एरिया है वो ज्यादा है, तो लिक्विड का एरिया ज्यादा होने के वजह से यहां पे क्या होगा, ये एयर मॉलिक्यूल इसको अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ट्राई करेगा और ये वाटर मॉलिक्यूल इसको अपने तरफ। पर क्योंकि यहाँ पे डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये जो है इसका अच्छे से आप देख सकते हो, डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोहेसिव, अपवर्ड डायरेक्शन में एडेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो मॉलिक्यूलर जो आपका एयर में है स्फीयर का, तो वो क्या है वीक है एज कंपेयर टू ये वाटर वाले पार्ट से वो वीक है, इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है ये ऊपर नहीं जाएगा और ये नीचे ही रह जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, क्या सबसे पहली बात तो लार्जर पार्ट जो स्फीयर का था वो तो किधर था, लिक्विड के अंदर था। स्फीयर का ज्यादा से ज्यादा पार्ट जो था वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे कहां पर है, लिक्विड के अंदर है, और बहुत ज्यादा स्मॉलर पार्ट जो था वो कहां पर था, एयर में था। इस वजह से डाउनवर्ड जो कि कोहेजन होगा या फिर कोहेसिव फोर्स होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू अपवर्ड। तो यहाँ पे क्या मालूम पड़ा, द एडेसिव फोर्स जो इसके ऊपर एक्ट कर रहा है, किस मॉलिक्यूल बी के ऊपर, एयर के थ्रू एक्ट कर रहा है, जो ऊपर तो एयर है आप लोगों को बताया, ड्यू टू एयर मॉलिक्यूल अबव इट एंड विद इन द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज वीक, बता दिया आप लोगों को ये वीक होगा इस वजह से। तो मॉलिक्यूल बी जो होगा वो लिक्विड के अंदर ही ज्यादा से ज्यादा अट्रैक्टेड रहेगा और बाहर नहीं जाएगा। ओके, ये आपका बी मॉलिक्यूल के बारे में बात किया है। यहाँ पे आगे आप लोग देख सकते हो कि ये सी मॉलिक्यूल है। अब ये सी मॉलिक्यूल में क्या हुआ है कि आधा पार्ट, हाफ ऑफ द पार्ट जो है वो कि लिक्विड में और एग्जैक्टली हाफ पार्ट जो है वो थोड़ा सा ऊपर है। तो फिर आप लोग थर्ड वाले डायग्राम को देखते हैं हम लोग कि क्या होगा थर्ड वाला डायग्राम। तो सबसे पहले ये तो बी डायग्राम पे आप लोगों ने अच्छे से मॉलिक्यूल पे वर्क कर लिया, लेट अस सी द थर्ड डायग्राम हियर। दिस इज द थर्ड डायग्राम। तो यहाँ पे और क्या है, यहाँ पे जो आप लोग देखो फिर से ये डायग्राम है, बट क्या सबसे पहले सेम चीजें हम लोग ने ए के बारे में सीखा, बी के बारे में सीखा। यहाँ पर कोहेजन 0 होता है, ये वाला पार्टिकल हमेशा जो मॉलिक्यूल्स है वो इसको अंदर ही रखेंगे। यहाँ पे देख सकते हो व्हाट इज हैपनिंग हियर इज हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन द एयर। हाफ किधर है, एयर में, हाफ किधर है, वाटर में। सबसे पहले हाफ ऑफ द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर एंड हाफ इज इन लिक्विड। तो जो एयर मॉलिक्यूल्स इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं, द नंबर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स
within the sphere of influence of molecule C above the free surface of the liquid is much less than the number of liquid molecules within the sphere। यहाँ पे हम तुम लोग ये सब बातें यहाँ पे इतना मत देखो, मेन चीज एग्जैक्टली यहाँ पर क्या दिया हुआ है। सबसे पहले एयर का मॉलिक्यूल ये भी इसको अपने तरफ खींचने के लिए ट्राई करेगा, और वाटर मॉलिक्यूल तो होगा ही, क्योंकि यहाँ पर फोर्स ऑफ क्या लगेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको कहते हैं, तो वो यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लगेगा, ऊपर एडेसिव लगेगा। अब आप लोगों को पता है ये साइन क्या डिनोट करती है, व्हाट डज दिस साइन डिनोट्स, दिस साइन डिनोट्स डेंसिटी, दिस साइन डिनोट्स व्हाट, इट डिनोट्स डेंसिटी। तो सबसे पहले लिक्विड की डेंसिटी एज कंपेयर्ड टू एयर क्या होगी, ज्यादा होगी। लिक्विड की डेंसिटी जो होगी वो एयर के कंपैरिजन में थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो लिक्विड के मॉलिक्यूल जो होंगे, देखो कोई भी कंडीशन आने दो, कैसा भी कंडीशन आने दो, ये वाटर बबल जो है, ये जो वाटर का मॉलिक्यूल है, ये एयर में तो नहीं चला जाएगा। एयर इतनी ताकत तो नहीं लगा सकता कि वाटर के मॉलिक्यूल को ऊपर लेके चले जाए, इट इज इम्पॉसिबल, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये हो ही नहीं पाएगा पहली बात। तो यहाँ पे मेन चीज क्या देखना है कि अगर ये आधा भी इमर्स्ड वाटर में है और आधा एयर में है, फिर भी ये चीज नहीं होगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल अंदर ही रहेगा। तो थर्ड पार्ट में आप लोगों को पता चल जाएगा यहाँ पे कि एडेसिव फोर्स जो रहेगा वो ऊपर लेने को ट्राई करेगा, एक्सेप्ट इन केस ऑफ इवेपोरेशन। जब तक इवेपोरेशन होता नहीं है तब तक ये चीज पे टेक पार्ट नहीं करेगा। ओके, तो यहाँ पे ध्यान दो। तो क्या होता है क्लियरली आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पे आधा एयर में आधा लिक्विड में, यहाँ पर एडिसिव, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। सेकेंडली मैंने बताया कि डेंसिटी जो होगी किसकी, बिकॉज द डेंसिटी ऑफ एयर इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड, ये भी देख लिया। तो ये जो एडिसिव फोर्स है जो ट्राई कर रहा है मॉलिक्यूल को ऊपर खींचने की सरफेस के ऊपर, क्योंकि सिंपल सी बात है डेंसिटी कम है मतलब उसका फोर्स जो पुल ऑफ फोर्स रहेगा वो भी वीक हो जाएगा, वीक रहेगा, इसके लिए वो मॉलिक्यूल को ऊपर नहीं खींच पा रहा है। मतलब क्या, लिक्विड का ज्यादा है, पानी का ज्यादा है, तो वो नीचे की तरफ खींचेगा। हेंस क्या हो जाएगा, एज अ रिजल्ट द मॉलिक्यूल सी ऑल्सो गेट्स अट्रैक्टेड इनसाइड द लिक्विड। और कुछ नहीं होता, ये लिक्विड के अंदर ही ये जो थर्ड मॉलिक्यूल है वो भी यहीं पे रह जाता है, और कुछ होता नहीं है। एकदम इजी कॉन्सेप्ट है, ज्यादा कुछ नहीं। आपको जब भी क्वेश्चन पूछेगा सरफेस टेंशन ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर थ्योरी, तो आप लोगों को ए बी सी मॉलिक्यूल इसके बारे में ध्यान देना है और अच्छे से इसको बस गो थ्रू करके सॉल्व कर लेना है कि कैसे होगा। ओके, याद रखना थर्ड सेगमेंट में हम लोगों ने क्या सीखा, डेंसिटी के बारे में ध्यान दिया है। ओके, चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं। और ये जो पार्ट में बताने जा रहा हूँ वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आप लोगों को देखना होगा। तो आपका जो नेक्स्ट पार्ट है, लेट अस सी ऑन द नेक्स्ट स्लाइड कि क्या होता है। तो हाँ, ये आपका पार्ट है। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सबसे पहले ध्यान दो। द सेम होल्ड्स फॉर मॉलिक्यूल सी विच लाइज एग्जैक्टली ऑन द फ्री सरफेस ऑफ लिक्विड, हाफ ऑफ द स्पीयर ऑफ इन्फ्लुएंस इज इन एयर, जिसके हम लोग ने बात किया अभी, वही तो बात किया उसने कि आधा एयर में था आधा वाटर में था उसके बारे में। फिर भी क्या हुआ, इतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड किसका, डेंसिटी के हिसाब से अगर वर्क कर रहे थे तो पानी उस मॉलिक्यूल को ज्यादा खींच रहा था, वो जो लिक्विड था वो ज्यादा खींच रहा था। तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं, ओके, मॉलिक्यूल सी के बारे में, तो मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया था आप लोगों को पूरा। चलो इसके आगे थोड़ा सा एक टॉपिक पे जाएंगे हम लोग, आगे ध्यान दो। आगे का टॉपिक जो है यहाँ पे ये वाला सरफेस टेंशन वाला टॉपिक है। तो सरफेस टेंशन वाले टॉपिक पे हम लोग बात करते हैं। सबसे पहले तो इस पे वर्क करने से पहले तो लेट अस स्टार्ट विद सरफेस टेंशन। जैसे कि मैंने बात किया था सरफेस टेंशन के बारे में, बताऊंगा मैं आप लोगों को एग्जैक्टली क्या होता है यहाँ पर। तो सरफेस टेंशन को आपको अच्छे से समझने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि आप एक हाथ में यहाँ पर एक रबर बैंड ले लो और यहाँ पर एक रबर बैंड ले लो और उनको ट्राई करो खींचने के लिए। क्या हो जाएगा, इलास्टिसिटी आ जाएगी वहाँ पर। क्या आ जाएगा, इलास्टिसिटी क्रिएट हो जाएगा। हम लोग ने इसी चैप्टर में थोड़ा प्रीवियस पार्ट्स पे देखा था इलास्टिसिटी के बारे में। तो यहाँ पे क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे अच्छे से ध्यान देंगे तो इलास्टिसिटी की बात की। अब जो एक्चुअल बात कर रहा हूँ मैं कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल थे, ये आपका जो कि टोटल जो वेसल दिया हुआ था उसके अंदर वाटर का मॉलिक्यूल था। मैंने आप लोगों को क्या बताया कि हम लोग ने तीनों सेगमेंट्स की स्टडी किया, मॉलिक्यूल ए बी और सी। इनके ऊपर स्टडी करने के बाद हम लोग को क्या पता चला कि मैक्सिमम पोजीशंस में मॉलिक्यूल पानी के अंदर ही अट्रैक्टेड रहेगा। पर यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये जो ऊपर की जो उसके ऊपर की लेयर थी, उसके ऊपर की जो लेयर थी, मतलब कौन सी वाली लेयर मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ इस लेयर की।
ये जो आपका वेसल था, इसके ऊपर ये जो पॉट था यहाँ पे, ये जो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स थे, सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ने देखा कि यहाँ के ऊपर का ये पानी के अंदर की जगह थी सबसे ज़्यादा, तो यहाँ पे जो नेट चार्ज नेट था उसके ऊपर नेट फोर्स था वो कितना था, कोहेजन का 0 था, नेट फोर्स इसके ऊपर 0 था। पर मैं अगर बोल रहा हूँ ये जो हम लोग यहाँ पर x और x डैश, y और y डैश के बारे में बात कर रहे थे, तो क्या यहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यहाँ का जो मॉलिक्यूल्स है इस पार्टिकल का, इस सेक्शन के जो मॉलिक्यूल्स होंगे, यही वाले कुछ मॉलिक्यूल्स है, इसमें क्या होगा कि मॉलिक्यूल्स यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल इनको अपने तरफ खींचने के लिए ट्राई कर देंगे और ऊपर के जो मॉलिक्यूल्स थे उसको एयर ट्राई करेगा। मतलब ये दोनों मॉलिक्यूल, ये पूरा मॉलिक्यूल में भी, इस मॉलिक्यूल में भी आधा सेगमेंट वाटर के लिए होगा, आधा एयर के लिए। और ये जो खींचने वाली यहाँ पर जो स्ट्रेंथ अप्लाई हो रही है कि एयर मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, नीचे वाटर मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, तो जैसे इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बताया कि अगर रबर बैंड एक साइड और दूसरे साइड से ऐसे खींचा जा रहा है तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी हो जाएगी, और वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर भी आपको देखने मिलेगी कि वाटर मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, एयर मॉलिक्यूल भी खींच रहा है, दोनों एक दूसरे को खींच रहे हैं। खींचने के बाद यहाँ पे जो फॉर्म होता है, ये जो लेयर है दोनों के बीच में खींचने के बाद फॉर्म हो जाती है, वो कैसी होगी, थोड़ी इलास्टिक होगी, ऐसी खींचने वाली हो जाएगी, और क्या स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन जैसे हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, वो थोड़ा स्ट्रेच्ड हो जाएगा, और उसी को हम लोग यहाँ पे ये जो टेक पार्ट कर रहा है उसी को हम लोग कहते हैं टेंशन। ये जो खींच रहा है पूरे इसको, इसी को हम लोग कहते हैं टेंशन। यहाँ पर टेंशन क्रिएट हो रहा है, और जिस ये ऊपर के सरफेस पे हो रहा है, जिसको हम लोग ने सरफेस की इन्फ्लुएंस और स्फीयर के बाद सरफेस के बारे में सीखा था, फ्री सरफेस जिसको बोलते हैं, तो फ्री सरफेस के ऊपर जो एक्ट करता है, ये जो टेंशन क्रिएट हो जाता है या स्ट्रेच मेम्ब्रेन पे टेंशन क्रिएट होता है, इसी को हम कहते हैं सरफेस टेंशन। और इसके बारे में इसके अच्छे डेफिनेशन के साथ हम लोग यहाँ पे सीखेंगे। पर आगे जब तक मैं यहाँ पे सबसे मेन पॉइंट देख लेते हैं, द फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन एक्ट टेंजेंशियल टू द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड। ये सरफेस में, ये आपका जो फ्री सरफेस था वहां पे क्या करता है, जो कि आपका मॉलिक्यूल है लिक्विड का, वो कैसे एक्ट करता है, टेंजेंशियल एक्ट करता है। टेंजेंट तो पता है ना, इस वे में वो एक्ट करता है, तो वहां पर जो फोर्स लगता है वो कैसा होता है, टेंशन जो क्रिएट होता है इसके ऊपर, इट इज द टेंजेंशियल फोर्स। कैसा फोर्स होता है, टेंजेंशियल फोर्स होता है। ओके, ये ऐसा कुछ होता है टेंजेंट के थ्रू, पता है ना, सर्कल, और ये ऐसा होता है तो वो जो लाइन जाती है उसको टेंजेंट कहते हैं। तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है वो टेंजेंशियल फोर्स होता है। तो अगले स्लाइड में हम लोग देखेंगे सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्या है। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द सरफेस tension. It is defined as the tangential force activity per unit length on both sides of an imaginary line drawn on the free surface of the liquid. तो सबसे पहले आ जाओ, फिर से हम लोग इस लिक्विड को ले लेते हैं कि ये देखो एक अच्छे से एक वेसल है, इसके अंदर लिक्विड को डाल दिया गया है, और मैं बात करता हूँ कि ये जो है ये पूरा उसका सरफेस है, ये क्या है वहाँ पे इसका सरफेस है। तो सबसे पहले तो हम लोग एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो है वो है आपका इमेजिनरी लाइन, आप लोग देख सकते हो ये आपकी इमेजिनरी लाइन है। अब मैं बात कर रहा था आप लोगों को टेंजेंशियल फोर्स की, तो इसके ऊपर जो मॉलिक्यूल होंगे, तो आप लोग को अच्छे से पता है कि एक जगह पर कभी एयर मॉलिक्यूल्स अप्लाई होते हैं, एक जगह पे एयर मॉलिक्यूल खींचना चालू कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल खींचना चालू कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर फोर्स हो रहा है, यहाँ फोर्स है, यहाँ पर फोर्स है, ये देखो ये फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं। तो ये फोर्सेस जो अप्लाई हो रहे हैं वो टेंजेंशियल फोर्सेस है। किस तरह के फोर्सेस है, टेंजेंशियल। अगर ये वाटर मॉलिक्यूल है तो इसका यहाँ पर एक अप्लाई फोर्स हो रहा है टेंजेंशियल, ये भी देख लो टेंजेंशियल फोर्स अप्लाई हो रहा है यहाँ पर। तो इसके बारे में वो बात कर रहा था। तो सरफेस टेंशन एग्जैक्टली क्या है, डिफाइन टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ, इतना ही, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। ओके, और ये इमेजिनरी लाइन के आसपास में ये पूरा काम वर्क करता है। आपके टेक्स्ट बुक में जो डायग्राम दिया हुआ है वो कुछ इस वे का डायग्राम होगा। यहाँ पर जो फोर्स बताया हुआ है ये है आपका फोर्स, और ये जो इमेजिनरी लाइन है पी क्यू। तो वैसे ही आप लोग समझ सकते हो ये लाइन कैसे बना है और किस वे में रिप्रेजेंट हो जाती है इन बीकर। या तो मैंने बीकर ही ले लिया है, समझ लो ऐसा। ओके, तो क्या है यहाँ पर सरफेस टेंशन क्या है, टेंजेंशियल फोर्स, मतलब फोर्स पर यूनिट लेंथ, टेंजेंशियल फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो इसको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे, इसका डिनोटेशन देख लो सबसे पहले, T इज इक्वल टू एफ बाय एल। टेंजेंशियल फोर्स इज व्हाट, क्या सॉरी, सरफेस टेंशन इज व्हाट, टेंजेंशियल फोर्स अपॉन लेंथ, मतलब फोर्स ही है। इसका ऐसा यूनिट, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन,
क्या होता है न्यूटन, और लेंथ का होता है मीटर। इसके लिए ये क्या हो गया न्यूटन मीटर, यूनिट क्या हो गया न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर हो जाएगा, क्या हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। और इसका जो डायमेंशन है वो हो जाएगा आपका L0 M1T-2, L0 M1T-2। तो ये है आपका बेसिकली सरफेस टेंशन, और ये आप लोगों को इम्पॉर्टेंट इसको याद रखना पड़ेगा। सरफेस टेंशन डिनोटेड बाय द लेटर T, T इज इक्वल टू F अपॉन L, T इज इक्वल टू F अपॉन L। इसके बारे में अच्छे से समझ लो, ये डेफिनेशन सबसे ज़्यादा मेन रहने वाला है आप लोगों को सीखने के लिए। ओके चलो आगे ध्यान देते हैं अभी। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो सरफेस टेंशन सीखने के बाद हम लोग यहाँ पर सरफेस एनर्जी के बारे में बात करने वाले हैं। सरफेस एनर्जी के बारे में जो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, ध्यान दो क्या होता है। सबसे पहले तो अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास समझो कि ये फिर से एक वेसल है, मेरे पास फिर से ऐसा एक वेसल है, इसके अंदर पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। तो ये जो पार्ट होगा यहाँ पर, ये जो इतना वाला पार्ट होगा, यहाँ पे वाटर के मॉलिक्यूल्स अच्छे होंगे, बहुत ज़्यादा ऐसे होंगे मॉलिक्यूल्स, वाटर के मॉलिक्यूल्स तो ऐसे ही कुछ होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, सरफेस एनर्जी क्या कहते हैं एक्चुअल में, सरफेस एनर्जी का मतलब क्या होता है। तो द टोटल अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। क्या अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, की कितना अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी है। देखो पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर है इसलिए तो ये सरफेस के ऊपर घूम पा रहे हैं, ये सरफेस के ऊपर घूम पा रहे हैं। अगर पोटेंशियल एनर्जी वहां से निकाल दी जाए तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा। और काइनेटिक में हो जाएगा तो मतलब क्या, हिलना चालू हो जाएगा, फ्लो करना स्टार्ट हो जाएगा। मॉलिक्यूल्स मैंने आपको पहले बताया था कि जब तक हम लोग उसके ऊपर एक्शन नहीं लेते तब तक वो वहीं पर रह जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट है। तो जितनी ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है यहाँ पर, जो भी पोटेंशियल एनर्जी है, इस वजह से मॉलिक्यूल वहाँ पर स्टेबलाइज कर पा रहे हैं। देयरफॉर अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन द सरफेस ऑफ लिक्विड, इन द सरफेस ऑफ लिक्विड इज नथिंग बट सरफेस एनर्जी। उसको हम लोग क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। कितना पोटेंशियल एनर्जी है उसी को हम क्या कहते हैं, सरफेस एनर्जी कहते हैं। तो चलिए अभी हम लोग इसी में एक अच्छा सा टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं। ये बहुत इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका यही पार्ट है। तो इसमें बताया क्या गया है, इट इज रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी, रिलेशन बिटवीन सरफेस एनर्जी एंड सरफेस टेंशन। सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन के बीच में रिलेशन किस तरह का है। तो ये जो आप लोग डायग्राम देख पा रहे हो, यहाँ पे ये P है, ये S है, ये P डैश है, ये S डैश है, ये Q, ये R, ये Q डैश और ये R डैश है, और ये L आपकी लेंथ है। ओके, यहाँ पर फोर्स F और यहाँ पर इसका ऑपोजिट फोर्स F डैश। तो ये बेसिकली कुछ ज़्यादा हार्ड ऑब्जेक्ट नहीं है जो आपके सामने रखा हुआ है। आप लोग बाहर कभी बीचेस पर घूमने के लिए तो जाते होंगे, तो वहाँ पर आपको पता है कि वो बबल्स फुलाने वाला ऐसा कुछ करता है और बबल्स फुला देता है। वो कुछ ऐसा दिखता है, कुछ होता है, इसको डिप करता है वो बबल्स में, ऐसे सोप में डिप करके ऐसा निकालता है और फूकता है, तो वहाँ पर बबल्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो हमें करना क्या है, ये एक टॉय शेप ही समझ लो, इसको टॉय ले लो, एक समझ लो कि आपके पास ऐसा एक टॉय है जिसके अंदर बीच में QR जो है वो एज एन आर्म अटैच्ड है, और आपको क्या करना है, इस टॉय को लेकर के पानी में ऐसा सोप में ऐसा डिप करके बाहर निकाल देना है। तो जैसे आप सोप में से उसको बाहर निकाल दोगे तो उसके ऊपर मतलब इतने पोर्शन में क्या हो जाएगा, ये वाला जो पोर्शन है इतना वाला, इस पोर्शन के अंदर वहां पर सोप की एक फिल्म तैयार हो जाएगी, एक लेयर आ जाएगा वहां पर। तो वो लेयर आ जाएगा, उसके ऊपर हम लोग को वर्क करना है। तो जब जब आप इस QR वाले आर्म को अंदर ले लोगे वो लेयर छोटी होती चली जाएगी, बाहर ले लोगे वो लेयर बढ़ती चली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग सीखेंगे कि सरफेस एनर्जी और सरफेस टेंशन में डिफरेंस कितना है। ओके, तो ले लो, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे, लेट अस कंसीडर P डैश PS डैश इज अ रेक्टेंगुलर फ्रेम। बात समझ में आ गई, ये कैसा फ्रेम है, रेक्टेंगुलर फ्रेम है। आगे उसमें एक आर्म है, इट हैज मूवेबल आर्म QR। ये जो QR है, ये जो आप लोग QR देख सकते हो, ये वाला आर्म ये मूवेबल है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है। तो ये QR वाला जो आर्म है वो मूवेबल है। समझो, सपोज इसको हमने उठाया
और सोप में ऐसा डीप करके बाहर निकाल दिया। तो ये जो ब्लू लेयर आपको यहां तक का दिख रहा है उसके ऊपर क्या हो जाएगा, सरफेस फिल्म जो है उसके ऊपर एक फिल्म आ जाएगी, एक लेयर आ जाएगा। ओके, तो क्या लिखा हुआ है, सपोज द फ्रेम डिप्ड इन सोप एंड टेकन आउट, और उसको बाहर निकाल दिया। और मैंने क्या बोला यहां पर, अगर क्यूआर को इनसाइड अंदर साइड अगर हम लोग उसको पुश करेंगे टुवर्ड्स पीएस, टुवर्ड्स किस डायरेक्शन में करना है इसको, पीएस के तरफ लेके जाना है, तो क्या हो जाएगा, ड्यू टू द फोर्स कॉल्ड इनवर्ड फोर्स ऑन द फ्रेम द टोटल फोर्स इज गिवन बाय, यहां पर फोर्स क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली फिर से हम लोग का बेसिक्स, आपका टेंशन यहां पर क्रिएट हो जाएगा। वो टेंशन हो जाएगा क्या, फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ, जिसके बारे में बात किया था। वैसे L इज द लेंथ ऑफ द फ्रेम ऑफ सरफेस, दैट इज, यहां पर आप ध्यान दो, यहां पे क्या लिखा हुआ है कि 2L है, ये जो दिया हुआ है वो है 2L, यहां पर जो एक्चुअल लेंथ है वो 2L। तो यहां पर थोड़ा सा ट्विस्ट है कि 2L क्यों आया यहां पर, तो मैं अगर आप लोगों को बता दूं सिंपल से इसमें कि समझो कि ये जो मेरा हाथ है वो और कुछ नहीं, ये जो आई हुई लेयर है, तो ये अगर एक लेयर है, इस साइड में जो दिखने वाला लेयर है, तो इस वाले साइड में भी तो एक लेयर है। अगर ये लेयर स्मॉल l है, ये दूसरा लेयर भी स्मॉल l हो जाएगा, दो लेयर है, दोनों लेयर को अगर मैं ऐड कर दूं l प्लस l कितना हो जाएगा, 2L हो जाएगा। तो यहां पर वही L जो है, कैपिटल L जो आपकी लेंथ है फ्रेम की सरफेस पे, वो क्या हो जाएगी 2L। आपको कुछ नहीं करना है, इसको सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, सबसे पहले T इज इक्वल टू एफ अपॉन एल, उसके बाद मैंने बोला L जो है वो 2L है। 2L कैसे, एक ये पार्ट है और एक ये पार्ट है, तो क्या हो जाएगा L इज इक्वल टू 2L, T इज इक्वल टू एफ अपॉन 2L, T इज इक्वल टू एफ अपॉन 2L हो जाएगा। तो देयरफॉर जो यहाँ पर F है वो आ जाएगा T इंटू 2L, F इज इक्वल टू T इंटू 2L, आपका आंसर आ गया। तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू T इंटू 2L, ये आपका एक्चुअल यहाँ पर फोर्स हम लोगों को मालूम पड़ जाएगा। तो अभी हमने क्या किया, इसको अंदर लेके गए थे, इनवर्ड डायरेक्शन लेके गए थे। अगले स्लाइड में बताऊंगा कि इसको बाहर लेके आएंगे तो फिर कैसे दिखेगा। ओके, तो अगले स्लाइड में देखते हैं कि कैसा दिखता है ये। ओके, सो लेट अस सी यहाँ पर क्या हो रहा है। अभी कंसीडर कर लो कि यहाँ पर एक फोर्स F डैश वर्क कर रहा है, जैसे कि हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, R डैश, S R Q P, यहाँ पे P डैश है आपका, यहाँ पर H डैश है। तो वापस से वर्क कर लेते हैं इसके ऊपर। मैंने पिछले बार इनवर्ड के लिए बताया था कि अंदर अगर फ्रेम को लेके जाओगे तो आर्म को लेके जाओगे तो क्या होगा, बाहर आर्म लेके आओगे तो क्या होगा। तो सबसे पहले हम लोग कंसीडर कर लेते हैं F डैश जो है, आप लोग F डैश को अच्छे से देख सकते हो, इज द ऑपोजिट साइड ऑफ F। F का ऑपोजिट है, तो एक्चुअली फोर्स जो वहां पर लग रहा था पहले वाला T इंटू 2L, यहाँ पर भी वही फोर्स रहने वाला है। ऑपोजिट है तो इसका मतलब ये नहीं कि फोर्स चेंज हो जाएगा। ये फोर्स यहाँ लग रहा था, तो जितना हमने यहाँ पे खसकाया था उतना ही उसको हम लोग उस दूसरे तरफ भी खसकाने वाले हैं। हो गया, तो आगे देखो यहाँ पे, ड्यू टू F डैश QR मूव्स टुवर्ड Q डैश R डैश। F डैश में क्या हो जाता है, ये जो QR का जो पॉइंट था वो किस तरफ मूव कर रहा है, अभी Q डैश R डैश की तरफ मूव कर रहा है। यू कैन सी हियर, यहाँ पर दिख के आ रहा होगा। आगे थ्रू अ डिस्टेंस dx, कौन से डिस्टेंस पर वो चल रहा है, वहां पर dx वाले डिस्टेंस पर चल रहा है, डिस्टेंस है वो आपकी। Therefore the work done against F is, यहाँ पर जो वर्क डन हो रहा है वो कैसे बताएगा। सबसे पहले वर्क की अगर मैं बात करता हूं तो वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क का फॉर्मूला ये है ना, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, S इज डिनोटेड बाय डिस्प्लेसमेंट, ds मतलब कि छोटा सा, तो आप लोगों को समझ जाएगा। dw इज नन अदर देन व्हाट, योर वर्क डन। dx इज द स्मॉल लेंथ, कितना हम लोग ने उसको वहां पर QR वाले आर्म को दूसरी तरफ लेके चले गए हैं। नेक्स्टली F डैश जो है वो एक्सटर्नल फोर्स है, जो कि फोर्स जिस फोर्स से मैं उसको उस डायरेक्शन में लेकर के चला गया। तो सबसे पहले इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू आपको मिल गया यहाँ पर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ था, dx में हो गया था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट था, तो ये जो कि इसने बात किया डिस्टेंस F डैश dx आ गया। अब इक्वेशन 1 तो आप लोगों को पता था कि F का जो वैल्यू था वो क्या था, T इंटू 2L था। तो F डैश का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, वो तो चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पर डाल देंगे तो क्या हो जाएगा, F डैश dx मतलब क्या, T इंटू 2L dx। दिख रहा है, F का वैल्यू यही है ना, F डैश का भी वैल्यू वही है, T इंटू 2L dx हो गया। तो यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकते हैं, dw इज इक्वल टू T ब्रैकेट 2L dx कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले अच्छे से और ध्यान दो कि क्या चल रहा है। 2L dx तक क्लियर हो गया। आगे
2L dx इज इक्वल टू DA। DA का मतलब क्या, इंक्रीज इन एरिया ऑफ द टू सर्फेसेस। एरिया में, दोनों एरिया में क्या होगा, थोड़ा सा ऐसा इंक्रीज आ जाएगा। यहां पर क्या हो रहा है, ये दिख रहा है आप लोगों को, ये लेंथ में इंक्रीज हो रहा है। क्या हो रहा है, इंक्रीज। तो DW 2L dx, ये 2L dx अगर DA है तो DW T इंटू DA हो जाएगा, क्योंकि DA का वैल्यू खुद क्या है, 2L dx है। तो क्या हो जाएगा, DW विल बी व्हाट, T इंटू DA। ये क्लैरिफाई हो गया। एंड दिस DW इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। ये DW क्या है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सरफेस फिल्म, कि इस फिल्म के ऊपर कितना पोटेंशियल एनर्जी आया, क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी रहेगा फिल्म वहां पर रहेगा, मॉलिक्यूल्स हटेंगे नहीं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी है। देयरफॉर DW और क्या नहीं है, हमारा क्या है, सरफेस एनर्जी है। बिकॉज पोटेंशियल एनर्जी जितना होता है उतना ही हमारा क्या होता है, सरफेस का एनर्जी होता है ना। जितना ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी उतना ज्यादा सरफेस एनर्जी, वो दोनों इक्वल होते हैं। पोटेंशियल एनर्जी और सरफेस एनर्जी दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल सेगमेंट्स होते हैं, जो कि हम लोग ने पहले सरफेस एनर्जी के डेफिनेशन में ही समझ गया था। क्योंकि जितना पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा उतना ही तो फिर सरफेस एनर्जी हो जाएगा। तो पोटेंशियल एनर्जी इज नन अदर देन व्हाट, सरफेस एनर्जी। तो मैंने यहाँ पर लिख सकता हूँ DW जो है वो पोटेंशियल एनर्जी हो गया यहाँ पर। तो क्योंकि वर्क को किससे डिनोट करते हो, वर्क मतलब क्या, एनर्जी, एनर्जी का टाइप है पोटेंशियल, काइनेटिक एनर्जी तो वर्क में आता है ना। तो ये सब उसका ही एक पार्ट है। आगे देखेंगे तो क्या हो गया यहाँ पे, एग्जैक्टली क्या काम हो रहा है। सो सरफेस एनर्जी हो गया आपका किसके, पोटेंशियल एनर्जी के। मैंने पहले बोला DW इज नन अदर देन व्हाट, सरफेस एनर्जी। तो मैं यहाँ पर DW का वैल्यू है T इंटू DA। DW अगर T इंटू DA है तो ये DW के जगह पर मैं TDA लिख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, T इंटू DA अगर मैं लिख सकता हूँ, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, सरफेस एनर्जी के। तो वही तो बात किया है, सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू T इंटू DA, यही तो है। सरफेस एनर्जी इज इक्वल टू ये एक्चुअल पार्ट है यहाँ पे, वो यहाँ पे आ गया। तो DA क्या हो गया आपका, DA एक्चुअल में क्या हो गया, सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी क्या था आप लोगों का, 2L dx। DA क्या था आपका, यहाँ पे हम लोग ने देखा था थोड़ी देर पहले, DA क्या है, 2L dx। इसका मतलब बताया था कि क्या हुआ, इंक्रीज इन द एरिया ऑफ टू सरफेसेस। दोनों सरफेस के एरिया में थोड़ा सा क्या आ गया, इंक्रीज आ गया। ये सरफेस और ये वाले सरफेस में इंक्रीज आ गया। दस सरफेस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी। दिख रहा है आप लोगों को, इसी डेफिनेशन में इसको आगे और लेके जाएंगे। तो सरफेस टेंशन जो था वो क्या था, नन अदर देन व्हाट, इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया मतलब क्या, S इज इक्वल टू T इंटू DA यहाँ पे हो गया। आप लोग बस इस स्टेटमेंट्स को देखो, ये जिधर ब्लॉक बने हुए हैं उनको देखोगे तो समझ जाएगा क्या कहाँ से आया है। तो S इज इक्वल टू TDA आ गया, तो T इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये वाले पार्ट में इसको ऊपर देख लो, T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, S अपॉन DA हो जाएगा। T इज इक्वल टू S अपॉन DA। इसी का मतलब क्या है, सरफेस टेंशन जो है सरफेस टेंशन जो है वो इज ऑल्सो इक्वल टू सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी जो कि हमारा S है पर यूनिट एरिया, सरफेस एनर्जी पर यूनिट एरिया। यहाँ पर यही चीज वो क्लैरिफाई कर देता है, क्योंकि DA का मतलब 2L dx होता है। 2L dx यहाँ पर तो हम लोगों ने बात की थी उसी के बारे में, और यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है आपका ये वाला टॉपिक। तो इसमें हम लोग ने बेसिकली ज़्यादा कुछ नहीं सीखा है। क्या सीखा है, क्या वो फ्रेम अगर रहेगा या आप लोग घर पे भी प्रैक्टिस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लोग को क्या समझना है, इसको लिखना किस फॉर्मेट में, जिस फॉर्मेट में मैंने दिया है सेम टू सेम उस फॉर्मेट में लिख दो तो भी चलेगा, मार्क्स डिडक्ट नहीं होने वाले। बस इतना ही है कि ये जो इक्वेशंस बने हैं उनके ऊपर अच्छे से वर्क करो। ओके, उनको आप लोग अच्छे से समझ लो कि कैसे वर्क किए हुए हैं। ओके, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में और भी चीज़ें के बारे में डील करेंगे, मेनिस्कस क्या होता है वो सब के बारे में डील करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, स्टे होम।